हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइबर चैनल पर, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। किशोर जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। किशोर गरीब होने की वजह से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया था, इसलिए अपने निर्वाह के लिए वो घास काट कर बेचता था। इस काम के उसे उतने पैसे मिलते जिससे कि माँ और बेटे का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। और यही कारण था जिसकी वजह से उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। किशोर की माँ को इस बात का बड़ा ही दुख था और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए एक चांद सी दुल्हन लाए और फिर उसके घर में भी बच्चों के हंसने, रोने और उधम मचाने की आवाज़ें आए। अब क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए इनके घर से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ता था। सब लोग यही कहते थे कि हमें गरीब के बेटी ब्याह कर कोई गलती नहीं करनी है। किशोर की माँ अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन किशोर बेचारा बड़ा ही मजबूर था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे जिससे कि वो अपनी शादी कर सके और अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सके। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। किशोर की माँ इस दुख के कारण बीमार रहने लगी। माँ की ऐसी हालत देखकर किशोर बहुत परेशान रहने लगा। जहाँ वो 3-4 रुपये की घास काट लेता था, अब 1-2 रुपये पर आ गया था। काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जरा सी घास काटकर ही उसका मन हिम्मत हार जाता था और वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था। कहाँ तो वो 1.5 मन घास अकेला ही सर पर उठाकर ले आता था और अब हाल ये था कि 20 किलो घास उठाना भी उसके लिए मुश्किल पड़ रहा था। जिन लोगों को वो घास बेचता, वो अक्सर उससे पूछते, आजकल तुम बहुत ही कम घास लेकर आते हो। किशोर जवाब में सिर्फ एक ही बात कहता था कि गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है, अब नहीं काटी जाती मुझसे ये घास वास। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जंगल में घास काटने के लिए गया तो उसे एक हिरन नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ बुरी तरह से तड़प रहा था। किशोर दौड़कर जैसे ही उस हिरन के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि इस हिरन के पांव पर एक लंबा सा तीर चुभा हुआ था, जिसकी वजह से हिरन के पांव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। किशोर ने आओ देखा ना ताओ और जल्दी से वो तीर हिरन के पांव से निकाल दिया। इसके बाद किशोर ने हिरन के जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। ऐसा करने से हिरन का खून निकलना बंद हो गया। वो हिरन मौत के मुंह में जाने से बच गया। इतनी ही देर में घोड़े पर बैठा एक शिकारी वहां आया, जिसे देख हिरन जख्मी हालत में ही वहां से भाग निकला। इससे पहले कि वो शिकारी हिरन पर दूसरा तीर चलाता, वो हिरन झाड़ियों में गुम हो गया। शिकारी को बड़ा ही गुस्सा आया। वो अपने घोड़े से उतरा और किशोर को पीटने लगा। अपना गुस्सा किशोर पर निकालकर शिकारी वहां से चलता बना। कुछ ही पलों के बाद हिरनों का एक झुंड किशोर की तरफ आता दिखाई दिया। उसमें से एक हट्टा कट्टा हिरन किशोर के पास आया और कहने लगा, भले मानस, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे राजा की जान बचाई है। अगर आप बुरा ना माने तो इस उपकार के बदले में हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। किशोर ये देखकर हैरान था कि हिरन मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। हिरन ने आगे कहा, अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। और तुम इतना हैरान ना हो, इस जंगल में रहने वाले हिरन मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं और इसकी वजह ये है कि मनुष्यों की तरह बोलने की शक्ति हमें वन देवता ने दी है। और ये वन देवता का वरदान है जो हजारों साल पहले वन देवता ने हमारे पूर्वजों को दिया था। तभी से इस जंगल के हिरन मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ वन देवता ने हमें दी थी और वो है उनका खजाना।
वो खजाना एक सोने के संदूक में बंद है। उस संदूक को हमने आज तक खोलकर नहीं देखा, क्योंकि हमारे लिए हीरे जवाहरात सब बेकार हैं। भला हम जंगली जानवरों को खजाने से क्या काम। हमारे राजा आपको वो खजाना देना चाहते हैं ताकि आपके उपकारों का बदला चुकाया जा सके। फिर किशोर ने कहा, वन देवता का खजाना मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये सुनकर हिरन कहने लगा, हमने आज तक वो संदूक खोलकर नहीं देखा। वो जैसा है हजारों सालों से वैसा का वैसा ही पड़ा है। मेरा ख्याल है कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। किशोर हिरन की बात सुनकर कुछ संतुष्ट सा हो गया और सोचने लगा, वैसे भी मैं इस समय जिस तरह की गरीबी की जिंदगी से गुजर रहा हूँ, इससे ज्यादा बुरा मेरे लिए और क्या होगा। ये सोचकर किशोर ने वन देवता का खजाना लेना स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिरन किशोर को अपने राजा के पास ले गए, जिसकी जान किशोर ने बचाई थी। हिरन राजा ने किशोर का धन्यवाद किया और फिर दो हिरनों को उसके साथ जंगल के बीच में बने हुए एक तालाब की तरफ भेज दिया, जिसके अंदर वह खजाने वाला संदूक पड़ा था। उस तालाब के किनारे पहुंचकर हिरन ने किशोर से कहा, हम पानी के अंदर नहीं जा सकते। तुम ऐसा करो कि 100 कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए आओ और पूरे जोर के साथ तालाब में छलांग लगा दो। जहां पर तुम गिरोगे वहीं पर खजाने का संदूक पड़ा होगा। तुम गोता मारकर संदूक को निकाल लेना। किशोर ने ठीक वैसा ही किया जैसा हिरन ने उससे कहा था और तालाब से संदूक निकालकर बाहर ले आया। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। हजारों सालों से तालाब में पड़े रहने के कारण वो कीचड़ और काई से सना हुआ था। किशोर ने संदूक को साफ किया और फिर हिरनों के साथ वापस हिरन राजा के पास आ गया। हिरन राजा ने खजाना मिल जाने पर किशोर को बधाई दी और फिर समझाने लगा, वन देवता के इस खजाने के बारे में मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी कि जिस आदमी की नीयत अच्छी होगी और वो इस खजाने को दूसरे की भलाई के लिए काम में लाएगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये खजाना किसी मतलबी, कंजूस, मूर्ख आदमी के हाथ लग गया तो उसका सारा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए तुम इस दौलत पर सांप बनकर मत बैठना, बल्कि दूसरों की भलाई के काम करना। किशोर हिरन राजा की बात को पल्ले से बांधकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर एक बार को तो उसकी माँ घबरा गई। कहने लगी, ना बेटा ना, किशोर बेटा, ऐसे खजाने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या पता खजाने को खोलने के बाद हम शर्त पूरी ना कर पाए जो हिरन राजा ने बताई है। इस बक्से में खुशियाँ नहीं बल्कि मुसीबत बंद है। ना बेटा ना, हम तो लोग गरीब ही ठीक हैं। किशोर अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो गया। किशोर ने वो संदूक घर में ही एक घास के ढेर के नीचे छिपा दिया। मगर रात के समय जब वो सोने के लिए लेटा तो दौलत का लालच उसे तंग करने लगा। घर में आए हुए खजाने को इस्तेमाल ना करना उसे मूर्खता लग रहा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और फिर अपनी माँ से नज़र बचाकर घास के ढेर के पास चला गया। उसने संदूक को बाहर निकाला और खोलने की कोशिश करने लगा। काफ़ी समय तक पानी में रहने के कारण संदूक की कुंडी खराब हो गई थी। जैसे ही कुंडी खुलने को हुई, किशोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे आसमान गरज रहा हो और ज़मीन हिल रही हो। किशोर का सारा बदन पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से संदूक को ज़मीन पर रखा। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, मैं इस संदूक को बिल्कुल साफ नीयत से खोल रहा हूँ। मैं कसम लेता हूँ, इस संदूक में जो भी खजाना बंद है, मैं उसे दूसरों की भलाई में भी खर्च करूँगा। मैं गरीबों को दान करूँगा, उन्हें खाना खिलाऊँगा, कुएं खुदवाऊँगा, दीन दुखियों और बुजुर्गों की सबसे ज़्यादा मदद करूँगा। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो जो भी सज़ा मुझे मिलेगी, मुझे वो मंजूर होगी।
ये बात दोहराकर उसने आंखें बंद की और संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन उठाने की देर थी कि सारे घर में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। किशोर ने जब आंखें खोली तो उसके होशो हवास गुम हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में ऐसे हीरे मोती जेवर भरे पड़े थे जिनसे चमकदार रोशनी के अलावा खुशबू भी फैल रही थी। किशोर इस खजाने को पाकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की माँ ने जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो घबरा कर उठ गई। वो किशोर के नज़दीक आकर पूछने लगी, किशोर बेटा, क्या बात हो गई? तुम्हें क्या हुआ? किशोर ने माँ की बात का जवाब देने की बजाय उसके सामने खजाने वाला संदूक रख दिया। बस फिर क्या था, दोनों माँ बेटा बहुत ही खुश हो गए। सुबह होते ही किशोर ने इन मोतियों में से एक मोती लिया और दूर के एक बड़े नगर में जाकर उस मोती को बेच दिया। मोती बेचकर उसे इतना धन मिला कि जिसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। किशोर ने उसमें से काफ़ी धन उसी नगर में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया। बाकी धन से उसने उसी नगर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। किशोर अब अपने पुराने घर में रहना नहीं चाहता था ताकि लोग उसे बिना वजह तंग ना करें। उससे ये ना पूछें कि कल तक तो तू रोटी रोटी के लिए मोहताज था, आज इतना सारा धन कहाँ से ले आया। इसलिए वो रात के अंधेरे में अपनी माँ और उस संदूक को लेकर नए नगर में आ गया। नए नगर में अपना नया मकान देखकर उसकी माँ फूला नहीं समाई। वो कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे कमरे में जाती और साथ साथ ये कहती जाती, अब देखती हूँ कौन अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से नहीं करता। अब तो मैं किसी सेठ के घर ही अपने बेटे को ब्याहूंगी। किशोर ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी तो वह भी बड़ा खुश था। अगले दिन उसने एक हीरा बेचकर उसमें से आधा धन गरीब और ज़रूरतमंदों में बांट दिया और बाकी धन से वो अपने घर का सामान खरीद लाया। किशोर के इस काम से पूरे नगर में धूम मच गई थी। जगह जगह लोग उसी के बारे में बातें करने लगे कि शहर में एक नया सेठ आया है और वो गरीबों में धन बांटता है। इस खबर के फैलते ही शहर भर के गरीब और मजबूर लोग किशोर के घर के आगे इकट्ठा हो गए। किशोर इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने सभी लोगों को धन देकर उनकी मदद की। सभी लोग किशोर की जय जयकार करने लगे। रात होते होते इस नगर के सेठ करोड़ी मल तक भी ये बात पहुंच गई कि बाहर से कोई दौलतमंद नौजवान यहाँ पर आया है जो अपने बाप दादा की कमाई यूं ही उजाड़ रहा है। सेठ करोड़ी मल ने सोचा, अगर ये नौजवान इसी तरह से गरीबों में धन बांटता रहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग तो मुझे कंजूस और धन का लालची समझेंगे। कोई ना कोई तरकीब लगाकर इस नौजवान का दिमाग ठीक करना होगा। इसलिए सेठ अगले दिन किशोर के घर गया और समझाते हुए किशोर से कहने लगा, बेटा जरा अकल से तो काम लो। इस तरह से दौलत लुटाते रहोगे तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिन लोगों की गरीबी मिटाने के लिए तुम ये दौलत लुटा रहे हो, उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी दौलत को इन लोगों पर खर्च कर रहे हो? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। किशोर किरोड़ी मल की नसीहत मानकर शायद बहक जाता, लेकिन उसे तो अपनी कसम अच्छे से याद थी, इसलिए उसने करोड़ी मल को टाल दिया। अब सेठ करोड़ी मल ने दूसरी चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन वह किशोर की माँ से जाकर मिलता है और ये कहता है, बहन जी, मुझे आपका लड़का बहुत पसंद आया है। मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी एक लौती बेटी है जिसका रिश्ता मैं आपके बेटे किशोर से करना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। किशोर की माँ ये सुनकर खिल उठी कि नगर का सेठ अपनी एक लौती बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करना चाहता है। इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए था। किशोर की माँ ने झट से हाँ कर दी। किशोर उस समय घर पर नहीं था। बाद में जब उसे ये बात पता चली
तो वो अपनी माँ पर बहुत नाराज़ हुआ और बोला, माँ, तूने नगर सेठ की लड़की के साथ मेरा रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया? अगर अमीर लोग अमीर लोगों में ही शादियां करते रहेंगे तो फिर गरीब लोगों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना माँ, सेठ की बेटी हमारे घर आकर हमें अपने वचन पर कायम नहीं रहने देगी। उसने दुख देखे ही नहीं है तो उसे भला गरीबों से हमदर्दी कैसे होगी? तुम्हें चाहिए था कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाती ताकि किसी गरीब का भला हो जाता। लेकिन किशोर की माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और कुछ ही दिनों बाद वो सेठ की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले ही आई। करोड़ी मल की बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसके पिता ने समझा बुझा कर भेजा था, इसलिए उसने घर में आते ही किशोर द्वारा गरीब को दिए जाने वाले दान पर ऐतराज़ करना शुरू कर दिया और दिन रात उठते बैठते वो किशोर को टोकती ही रहती कि आपने क्या घंटी बांध रखी है अपने गले में? कहीं आप पाठशाला खुलवा रहे हैं, कहीं गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। जब आपके बच्चे होंगे तो आप क्या करोगे? उन्हें खिलाने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए तो आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? तब क्या करोगे? मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी देर नहीं हुई है। आप ये सब करना अभी से बिल्कुल बंद कर दो और दौलत को बचा कर रखो। किशोर अपनी पत्नी की बात को सुनकर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल भी देता और भलाई के काम में दिन रात धन खर्च करता ही रहता। किशोर के इन कामों की वजह से सेठ करोड़ी मल की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। नगर के सारे लोग बस यही कहते कि सेठ करोड़ी मल अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा है। वह गरीब लोगों को लूटता है और उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। बात जब ज़्यादा बढ़ गई तो सेठ ने अपनी बेटी को घर पर बुलवाया और उसे डांटने लगा कि तुमने अभी तक अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। अपने पिता की परेशानी देखकर सुंदरी तैश में आ गई। घर पहुंचकर वो सोचने लगी, आज इस बात को जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। एक दिन किशोर बाजार में हीरा बेचकर धन लेकर आया और घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों में धन बांटने लगा तो सुंदरी ने किशोर के साथ लड़ना शुरू कर दिया। किशोर बड़े ही प्यार से उसे समझाता रहा मगर सुंदरी पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो तेज तेज चिल्लाने लगी। किशोर को धन बांटने से मना करने लगी। किशोर की माँ पहले तो दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती रही, परंतु बाद में वो भी सुंदरी की तरफ हो गई और कहने लगी, बहू बिल्कुल ठीक कहती है, हमने गरीबों की मदद का कोई ठेका नहीं ले रखा। इस शहर में और भी तो अमीर लोग हैं, ये सब गरीब उन लोगों के घर क्यों नहीं जाते? किशोर ने जब अपनी माँ को सुंदरी की तरफ बोलते देखा तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। भला दो औरतों से वो अकेला मुकाबला कैसे कर पाता? उस समय किशोर ने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। सुंदरी को लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब किशोर क्या करता? धन को एक थैली में भरता और अपने घर से दूर जाकर गरीबों में धन बांट देता। सुंदरी ने जब ये देखा कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो वो अपने पिता के पास गई। सेठ ने कहा, बेटा तू एक काम कर, तेरे पति के पास जो खजाने से भरा संदूक है तो इसे किसी भी तरह से छिप छिपा कर मेरे पास ले आ। ना वो संदूक किशोर के पास रहेगा और ना ही वो गरीबों में धन बांट पाएगा, बल्कि वह संदूक मेरे खजाने को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। सुंदरी ने अपने पिता की बात मान ली और अगली ही रात वह संदूक उठाकर अपने पिता के घर पहुंचा आई। सेठ संदूक पाकर बड़ा ही खुश था। मन ही मन सोचने लगा, मैं अब इस नगर का तो क्या, पूरे संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो किशोर तो मूर्ख था जो इस खजाने से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बांटता था। मैं तो इस खजाने में से एक कौड़ी भी किसी गरीब को नहीं दूंगा। ये सोचते सोचते सेठ ने वो संदूक खोला तो ये क्या, संदूक में हीरे जवाहरात नहीं बल्कि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े निकलने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वन देवता के खजाने की शर्त यही थी कि अगर वह संदूक किसी कंजूस बेईमान आदमी के हाथ लग गया
तो वो आदमी मुसीबत में फंस जाएगा। अब तो सेठ इस मुसीबत में फंस चुका था। वो अपने घर से निकला और किशोर के घर की तरफ भागने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, किशोर बेटा मुझे बचाओ, मुझे इन सांप बिच्छुओं से बचाओ। किशोर के घर पहुंचकर सेठ ने सारी सच्चाई किशोर को बता दी। सारी बात जानकर किशोर को अपनी पत्नी और ससुर पर बड़ा ही गुस्सा आया। इसके बाद जब किशोर उस संदूक के पास पहुंचा तो उस संदूक से निकलने वाले सांप बिच्छू वापस संदूक में चले गए। किशोर ने वो संदूक उठाया और वापस उसे अपने घर ले आया। अब किशोर ने मन में एक फैसला कर लिया था कि वो इस संदूक को वापस उसी तालाब में फेंक आएगा। उसी रात किशोर ने संदूक उठाया और वापस उसी तालाब में फेंक आया। अब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो संदूक कहाँ गया। इसके बाद किशोर के पास जो धन था उसने उस धन से अपना व्यापार शुरू कर दिया। अपने व्यापार की कमाई में से जो भी मुनाफा होता उसका एक बड़ा हिस्सा वो गरीबों में बांट देता। इस घटना के बाद से कभी भी सेठ, सुंदरी और किशोर की माँ ने किशोर के काम में दखल अंदाजी नहीं की। भलाई के काम करते करते किशोर का व्यापार भी दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा और अब किशोर इस नगर का एक बहुत बड़ा सेठ था और साथ ही साथ वो गरीबों का दाता भी था। दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।